नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बहुत कुछ बताया आपको। आज हम बताएंगे नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना, कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस प्रकार से संविधान में रखा गया है, 36 से 51 तक क्या क्या बातें उसमें आती हैं और क्या क्या इसका महत्व है, किससे संबंधित है। ये सारी बातें हमने जानकारी आपको दी, आपके साथ ये सारी बातें शेयर की। आज हम पढ़ाएंगे, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना भी की गई है, तो आज हम पढ़ाएंगे आलोचना कि इनकी आलोचना किस प्रकार की गई है। क्योंकि ये न्यायालय में बाध्य तो नहीं है, निर्देशक इनका कुछ नहीं है। न्यायालय में न्यायालय तक इनकी कोई सूचना नहीं दी जा सकती है। कोई भी सरकारें आती हैं जाती हैं, यदि इनका पालन करती हैं तो ठीक है, नहीं करती हैं तो भी ठीक रहता है, क्योंकि जनता नेताओं पर थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाएगी। वो तो चुनाव में इनका बताएगी कि अगले 5 वर्ष बाद जो सरकार आएगी, जैसा इन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन किया है कि नहीं किया है, तो जनता उस पर ही जवाब देगी। तो आइए हम इनकी आलोचना पर ध्यान देते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्या आलोचना है, क्या इसमें कमी है। जैसे विभिन्न लेखकों द्वारा नीति निर्देशक तत्वों की कई आधारों पर आलोचना हुई है। जैसे कुछ लेखकों ने इनको शुभ इच्छाएं की संज्ञा दी, तो कुछ ने इन्हें नैतिक उपदेश कहा। मतलब किसने अच्छी इच्छाएं हैं ये तो, और किसी ने नैतिक उपदेश कह दिया। क्योंकि कोई नेताओं की शिकायत तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो जीत कर तो आ गए। अब उन्हें मनमानी तरीके से कार्य करना है। अच्छा करेंगे जनता के साथ तो ठीक है, और नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो किसी ने इन्हें शुभ इच्छाएं की संज्ञा दी, तो किसी ने इन्हें नैतिक उपदेश कहा। कुछ लेखक मानते हैं कि ये ऐसी राजनीतिक घोषणाएं हैं जिनका कोई विशेष संवैधानिक महत्व नहीं है। कोई विशेष संवैधानिक महत्व नहीं दिया जाता है। नीति निर्देशक तत्वों की कई आधारों पर आलोचना की जाती है। जैसे नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य तो है ही नहीं, पहले भी हम कई बार बता चुके इसको। इसका अभिप्राय यह है कि अगर राज्य इनको लागू करने में असमर्थ रहता है, तो नागरिक न्यायपालिका की शरण में नहीं जा सकती। कोई भी राज्य सरकारें हैं, इन्हें लागू करने में असमर्थ है, तो जनता थोड़ा न्यायपालिका में इनकी शरण ले सकती है। इनके पीछे कोई न्यायिक संरक्षण का अभाव है। यह प्रत्येक राज्य की सरकार पर निर्भर करेगा कि वह किस सीमा तक नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें। सरकारों पर डिपेंड रहता है कि वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते हैं कि नहीं। नीति निर्देशक तत्वों की संवैधानिक स्थिति काफ़ी कमजोर है। इसके बारे में एक विचारक लिखते हैं कि ये मात्र उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। किसका? ये मात्र केवल उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। और प्रोफेसर के.टी. शाह कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक हैं जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। क्या कहते हैं वह? कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक हैं जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है कि इन्हें क्या करें। और इसमें जो एक संविधान सभा के सदस्य थे, तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वह कहते हैं कि ये 9 वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए ऐसे शुभकामना प्रस्ताव की तरह हैं जिनकी अवहेलना दूसरे दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। ये बड़ी याद रखने वाली बात है कि नीति निर्देशक तत्व के लिए लेखक क्या क्या कहते हैं।
क्या कहते हैं कि ये नव वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए ऐसे शुभकामना प्रस्ताव की तरह है जिसकी अवहेलना दूसरे दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। आदमी नेता लोग जीतकर कुर्सी पर बैठते हैं तो दूसरे दिन से ही इसकी अवहेलना प्रारंभ कर देते हैं। तो वह कहते हैं ऐसी चेक है जिसमें दूसरे दिन से ही नेता इनकी अवहेलना करता है। फिर क्या है, नीति निर्देशक तत्व काल्पनिक अधिक है। आलोचक कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, काल्पनिक अधिक है, कल्पना में ज़्यादा रहते हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना आलोचना इस आधार पर भी हुई है कि काल्पनिक अधिक है। ये राज्यों की सरकारों पर इतने अधिक संसाधन नहीं कि वे इन तत्वों को सरलता से लागू कर सकें। इसमें एन.आर. राघवाचारी तो यहाँ तक कहते हैं कि इन तत्वों का उद्देश्य जनता को मूर्ख बनाना व बहकाना ही है। क्या है इसमें, राघवाचारी क्या कहते हैं कि इन तत्वों का उद्देश्य कैसा है कि जनता को केवल मूर्ख बनाना है कि ये योजनाएं आई हैं, हम इतना खर्च करेंगे, हम इतना खर्च करेंगे, केवल जनता को मूर्ख बनाना है और केवल बहकाने का काम नीति निर्देशक तत्व करते हैं, आलोचक कहते हैं। और वह आलोचक यह भी कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व संप्रभुता संपन्न राज्य में अनावश्यक है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, विशाल देश है। ऐसे राज्य को कोई अन्य सत्ता आदेश नहीं दे सकती है। कानूनी दृष्टि से एक संप्रभुता संपन्न राज्य को आदेश देना अनावश्यक है। संप्रभुता राज्य जनहित में क्या किया जाना है ऐसा तय करने में स्वतंत्र रहता है। क्योंकि भारत संप्रभु देश है और हर राज्य भी संप्रभु देश होते हैं, तो उन्हें कोई भी जनहित में क्या किया जाना है, क्या किया नहीं जाना है, वो अपनी इच्छा पर स्वतंत्र रहते हैं। इसलिए एक आदेश के रूप में नीति निर्देशक तत्व अप्राकृतिक से हैं। तो आलोचक इस तरह से नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना करते हैं कि यह एक चेक के समान है, कि इन तत्वों का उद्देश्य जनता को मूर्ख बनाना और बहकाना है। तो आलोचकों के हिसाब से नीति निर्देशक सिद्धांतों की हमने कई प्रकार से आलोचना की है और आशा करती हूँ दोस्तों ये भी आपको आलोचना नीति निर्देशक सिद्धांतों की समझ में आई होगी कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर रहता है और किस हिसाब से नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में मान्य नहीं है। धन्यवाद।